आज का हमारा टॉपिक है नॉन स्टिकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आगे भी हमारे काफ़ी काम आता है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। डैनियल सेल जो हमने देखा, उसका फंक्शन देखा था, वो कैसे प्रोसेस करता है, उसका प्रोसीजर क्या था, उसमें जो सेल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है, ये सब कुछ हमने समझा था। ठीक है, उसमें क्या था एक्चुअली, ये दो हाफ सेल हैं। ठीक है, ये दो हाफ सेल थे और इसमें एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, जैसे हमने Zn का लिया था, यहाँ पे कॉपर का लिया था। ठीक है, ये ZnSO4, ये यहाँ पे था CSO4 और ये जिंक का था, ये कॉपर का था। यहाँ एनोड हो रहा, एनोड रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे कैथोड। ठीक है, ये हमने देखा था एक्चुअली। अब इन दोनों में एक्चुअली क्या होता है, इसमें हमने क्या देखा था कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है, ये हमने 1 मोलर लिया था, एक फिक्स अमाउंट लिया था हमने। ठीक है, इनका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हमने एक फिक्स अमाउंट में लिया था, 1 मोलर। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की हो। हमने एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन मान के, जैसे 1 मोलर मान के हमने इसका पोटेंशियल निकाला था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना इसके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हो, तो इसकी जो इसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रो पोटेंशियल को डिफरेंट होनी चाहिए। ओनली हमारे पास जिंक और कॉपर ही थोड़ी एक टाइप का सेल होता है, काफ़ी टाइप के सेल होते हैं हमारे पास। तो उसके बाद जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पता चला कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो उसके थ्रू हम दूसरे हाफ सेल का जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल वो निकाल सकते हैं। तभी ये जो साइंटिस्ट थे, अपने जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, इन्होंने ये पता लगाया कि हम उसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में, मतलब जरूरी नहीं कि हम एक फिक्स अमाउंट, हम एक फिक्स माने कि इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा इस सॉल्यूशन का, एक फिक्स वैल्यू होगी। डिफरेंट वैल्यू में, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में हम इसका जो सेल पोटेंशियल है, जो इसका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। काफ़ी अलग बात थी। ठीक है, तो उन्होंने एक इससे रिलेटेड एक इक्वेशन दी। क्या थी? हम इस तरह लेते हैं ई पोटेंशियल, तो हम क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ये हमने पहले समझा इस बात को, रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, यहाँ आते हैं, ये थिक होता है, ये थिन होता जाता है, तो दैट्स वाई हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल हम किसका लेंगे? तो हमारे पास राइट तरफ क्या था? कॉपर, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम एक उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी लेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स कि इसका पोटेंशियल कब? स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे, जब मतलब टेम्परेचर इसका सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन हो, प्रेशर है 1 atm हो। ठीक है, तब इस पे जो हमारे पास जो पोटेंशियल निकल के आएगा वो। ठीक है, तो इसका हम क्या देखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव। यहाँ पे R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। जैसे इसमें आप जिंक और कॉपर में देखें तो +2। ठीक है, ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। F फैराडे कांस्टेंट, Ln जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन जब सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब वो एक्वस फॉर्म में चला जाता है तब उसका कॉन्सेंट्रेशन। ये उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, इस इक्वेशन के बेस पे हम किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी सेल का पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी यूजफुल इक्वेशन है एक्चुअली। ठीक है, तो इन्होंने इस टाइप से हमें बताया। चलो, हमने तो डायरेक्ट ले लिया, अगर वैसे लिखे तो हम m मान सकते हैं। ठीक है, m मैंने डायरेक्ट ले लिया, n प्लस और m। ठीक है, बाद में इसको डैनियल सेल में अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, +n। ठीक है, ये उन्होंने इक्वेशन दी। ठीक है, अभी देखेंगे, थोड़ी इक्वेशन थोड़ी सी रफ हो गई, तो इसको हम जब अप्लाई करें तब देखेंगे। ठीक है, ये अब इसमें क्या क्या है? ये है रिडक्शन पोटेंशियल किसका? इसमें हम कैथोड एनोड दोनों लेंगे, लेकिन कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल, रिडक्शन मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.346। टेम्परेचर, हमें एक फिक्स टेम्परेचर होगा। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए, यहाँ पे +2 हुए थे। ठीक है, यहाँ से +2 जा रहे थे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फैराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आई थिंक होती है 96364 कूलम मोल। ठीक है, लॉग लेंगे
फिर जो हमारे पास जो रिएक्टेंट था एक्चुअली जिंक, चलो जिंक लेते हैं, चलो कॉपर लेते हैं। कॉपर जब सॉलिड फॉर्म में था, मतलब जब जब आपस में कनेक्ट नहीं हुए थे तब तो सॉलिड फॉर्म में था, तब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था। जब ये कनेक्ट हुए और जो कॉपर है वो +2 बना, एक्वस फॉर्म में गया, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था। ठीक है, तो ये इसमें सब कुछ है। अब इसमें देखो जो M जो होता है, जब कॉपर या जिंक है जो भी है, वो जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 होता है। ठीक है, 1 ही होगा क्योंकि आपस में कनेक्ट है नहीं, न्यूट्रल पड़े हैं तो 1 ही होगा। ठीक है, जब ये तो आपस में कनेक्ट होते हैं, जब वो प्रोसेस चालू होता है इलेक्ट्रॉन का लेने देने का, तब जाके इस पे जो होता है वो चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे आते हैं जाते हैं। ठीक है, तो जो M की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, और बाकी सेम टू सेम रहेगा क्योंकि एक्वस में जाएगा तभी तो इस पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो है ये उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी। अब इसी इक्वेशन को हम इस जो हमारे पास जो डैनियल सेल था उसमें अप्लाई करके देखते हैं। अब इस इक्वेशन जो हमारे पास आई इसको डैनियल सेल पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, जिंक एंड कॉपर। पहले तो फिर सबसे पहले हम कॉपर पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे कॉपर का +2 कॉपर। अब इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, -RTNF log लेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा कॉपर और नीचे आएगा कॉपर +2। ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें N भी हमारे पास 2 आएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है या 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन जितने भी ट्रांसफर होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास पता है, जो सॉलिड फॉर्म में जब कॉपर होगा उसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन होगा 1। ठीक है, ये हुआ कैथोड पे। जब एनोड पे देखें तो एनोड पे हमारे पास जिंक था, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं। जिंक इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो देखते हैं, माइनस सेम टू सेम ये आ जाएगा अपने पास 2F log, इसकी वैल्यू 1 होगी सॉलिड फॉर्म में, और जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तब इसकी वैल्यू हमारे पास जिंक +2, ये हमारे इसके पास कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, अगर हम सेल पोटेंशियल की बात करें तो दोनों को माइनस कर देंगे। E सेल की बात करें तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, राइट से माइनस लेफ्ट, तो E +2 E जिंक +2 जिंक। ठीक है, ये हमारे पास सेल आ गया और इसके इक्वल में हमारे पास इसको हम ई सेल कह सकते हैं, तो इसके आगे हमारे पास ये आएगा Cu+2 स्टैंडर्ड वैल्यू, Cu माइनस RT2F log, ये आ गया 1 और ये आ गया Cu+2, इसके आगे आ जाएगा जिंक वाली वैल्यू। ठीक है, माइनस जिंक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है +2 जिंक, ये प्लस हो जाएगा प्लस RT2F log, क्या हो गया अपने ऊपर इसकी वैल्यू क्या है 1 और नीचे क्या आएगा जिंक। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक है इसके अंदर। ठीक है, क्या करना है, ई सेल हमारे पास क्या होता है, ई राइट जो कैथोड वाला था माइनस ई लेफ्ट, तो कॉपर जो हमारे पास है, जो कॉपर वाले माइनस कर देंगे जिंक वाला। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको कर देंगे तो हमारे पास एक ही इक्वेशन आ जाएगी। आई थिंक यहाँ कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि जगह छोटी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली नॉर्मल मैथमेटिक है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास हमको ई सेल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम ई सेल लिख सकते हैं क्योंकि क्या देखा था हमने, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो इसको ई सेल लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे जो है ई स्टैंडर्ड Cu का मतलब जो कॉपर है उसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है माइनस जिंक का, तो इसको हम ई नोट सेल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम ई नोट सेल लिख सकते हैं माइनस। अब माइनस इसमें RT/2F ये कॉमन आ रहा है, तो RT/2F ये कॉमन आ रहा है। बाकी क्या है, बाकी है log 1 कॉपर +2 प्लस 1 log जिंक +2। ठीक है, हमें log का एक फॉर्मूला पता है,
कि जब log a प्लस log b हो तो इसको हम log a अपॉन b लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि log a प्लस और log b, तो हम इसको a अपॉन b लिख सकते, अगर माइनस हो तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हमारे पास ई सेल, ये वाला ई नोट सेल, नोट लगा दो, बस जो अंदर था नोट लगा दो, माइनस आर टी अपॉन 2f, क्या हो जाएगा ये लोग, अगर इसको हम अपॉन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक ऊपर आ जाएगा हमारे पास और कॉपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए है, ए को रखेंगे 1/Cu + 2 तो नीचे चला जाएगा, और बी रखेंगे नीचे 1/Zn + 2, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास, तो ये फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। वैसे देखा जाए तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इसको हम मतलब इसको भी सोल्व कर सकते हैं एक्चुअली। लॉग है, ln है, इसको लॉग हटाएंगे तो 2.0303 हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता ही है, और फ्राइडे की कांस्टेंट हमें पता ही है, तो रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देख के हमारे पास क्या समझ में आता है हमारे पास। ठीक है, ई सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई राइट कैथोड वाले का माइनस एनोड करेंगे। ठीक है, ई स्टैंडर्ड वैल्यू का सेल भी समझ में आता है, ये नोट यूज करेंगे और इसकी वैल्यू भी हमें समझ में आ जाएगी। ये भी चलो ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन लोग हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर तो हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जिंक हमारे पास क्या था, जिंक हमारे पास एनोड था ना, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो जो ये है हम इसको प्रोडक्ट की तरह देखेंगे, और अपॉन कॉपर जो हमारे पास रिएक्टेंट की तरह था। तो हम ऐसे इन जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ एक बात है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आती है वैल्यू 0.059। ठीक है, 0.059 अपॉन 2, मतलब इसको लो, इसकी वैल्यू हमें पता है 8.3283 आई थिंक। फ्राइडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, और लोग को जब लगाएंगे तब इसकी वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो 0.059 अपॉन 2 लॉग आ जाएगा ln की जगह, क्योंकि इसकी वैल्यू जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.302 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जिंक अपॉन कॉपर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, अब हमें अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो, जनरल फॉर्म में हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसके बेस में हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। तो सेम टू सेम ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ये वैल्यू आर टी अपॉन एन एफ। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट है और इसके कितने मोल हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सी अपॉन सी प्लस जो डी है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, और अपॉन ऊपर इसके डी उसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स। इधर हम रिएक्टेंट का लिखेंगे ए प्लस बी इसके मोल एंड ई, तो यहाँ पे जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। देखो ये तो सेम ही है, बस ये ध्यान रखना कि ऊपर जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है, नॉन्स्ट इक्वेशन जो हमें पता है निकल के, तो है कि हमें एक्चुअली ये हम डायरेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। अब इसकी हेल्प के थ्रू हम काफ़ी चीज़ निकाल सकते हैं, एक्चुअली काफ़ी हमारी हेल्पफुल है। जैसे हम सेल पोटेंशियल EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तो नॉर्मल सोल्यूशन में दे रखा है। दूसरा, हम इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और इससे हम गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो भी हम पता लगा सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो सेल पोटेंशियल है उसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे सिंपल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया है, ई सेल, ठीक है, ई नोट सेल माइनस आर टी एन एफ लॉग जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो अभी तो इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंपल,
और जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमें ये एक रिएक्शन दी हुई है जिसका हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ई नोट की वैल्यू दी हुई है और बाकी हम इस जो रिएक्शन दे रखी है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ई सेल हमें निकालना है एक्चुअली, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कह सकते हैं। ई नोट्स की हमें वैल्यू दे रखी है, आर की पता है वैल्यू हमें। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर भी हमें 298 केल्विन है इसके अंदर। ठीक है, टेम्परेचर भी हमें पता है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जो मूव है, तो इसमें अगर देखो तो +2, तो +2 इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 फैराडे कांस्टेंट भी हमें पता है। लॉग लेंगे किसका, पहले इसको देखते हैं सबसे पहले, Mg+2 को। ठीक है, Mg2+, इसका कोई मोल नंबर ऑफ मोल्स है नहीं है। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लस सिल्वर Ag, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 1 होता है। अब अपॉन में आते हैं रिएक्टेंट का। ठीक है, अब आते हैं रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में ये देखो, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में है तो इसका जो वो अपने पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 होगा। ये जो है ये हमारे पास Ag+ है। ठीक है, Ag+ है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें दे रखे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो पावर इसकी लग जाएगी 2, बस हो गया, निकाल सकते हो। इसकी कॉन्सेंट्रेशन में पता है 0.1030 मोलर दे रखी है। Ag+ की भी कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, F की, तो इसे हमें ई सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इससे हमारे पास ई सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरह ये तो सिंपल है कि इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हैं कि वो कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें हमें ये देखना कि इक्विलिब्रियम कहाँ से आ गया। ठीक है, जैसे हमारे पास ये था ना, हमने इससे पहले समझा था कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये आपस में कनेक्ट है। ठीक है, ये जिंक है, ये कॉपर है। यहाँ से जो जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलना चालू होंगे और कॉपर पे जाएंगे, और यहाँ पे जो जिंक है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा, मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इन दी सॉल्यूशन वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम कॉपर का देखें तो ये इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, और यहाँ पर Cu और SO4 2- ये इसमें रहता जाएगा। ठीक है, ये इसमें होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर बनता जा रहा है। तो अगर देखें, ध्यान से देखें, तो जो Zn है, जो हमारे पास जिंक है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ भी कॉपर को मिलते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जो कॉपर जो स्टार्टिंग में था, जो कॉपर जो एक्चुअली कॉपर Cu+2 जो था, अभी Cu बन रहा है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो जिंक था वो Zn+2 हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो एक की डिक्रीज हो रही है और एक की इंक्रीज हो रही है। एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है उसमें जो रीडिंग आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो आप कि एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। रिएक्टेंट मतलब वही तो होता है, मतलब रिएक्टेंट हम एक्विलिब्रियम होता है क्या एक्चुअली, कि रिएक्टेंट की एक हाई वैल्यू पर जाते हैं, एक हाई वैल्यू तक जाते हैं, वो उससे प्रोडक्ट बनते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचते हैं, उससे प्रोडक्ट बन जाती है, फिर वापस वो रिएक्शन रिवर्स में होना चालू होती है। यहाँ पे क्या होता है, हम इसको जब इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो यहाँ पे जिंक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, तो Zn+, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे Cu+2 था और इसको इलेक्ट्रॉन मिले Cu, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ इसकी जो वैल्यू वो 0 हो जाएगी, और वहाँ पे इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसमें वहाँ पे इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास था ई सेल, यहाँ पे 0 आते ही इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, क्योंकि एक की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, एक की डिक्रीज हो रही है, और फिर दोनों एक जगह पे वैल्यू आके इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, ई नॉट सेल माइनस RT/NF लोग क्या था ऊपर, Zn+2 और Cu+2। जैसे ही इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इस लेवल पर पहुंचेगा, तो इसकी जो
तो इसका तो इक्विलिब्रियम जैसे ही स्टेब्लिश हो तो मतलब कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है। इसकी मतलब एक की कॉन्सेंट्रेशन हाई, एक की लो, हर एक जाके इक्वल हो मतलब जीरो आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन स्टेब्लिश हो चुकी है, मैक्सिमम तक मैक्सिमम पहुंच चुकी है। तो ये हम इसको जो इसका इक्विलिब्रियम होगा इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स हो गई ना, कांस्टेंट हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अगर इसी पर्टिकुलर सेल की बात करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे, 2। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें 0.059, इसको पूरे को कैलकुलेट करें आर टी लॉग एफ को अपॉन 2, और इसको हम जो इस कॉन्सेंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो चुकी है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसको हम के सी से के सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम के सी इक्विलिब्रियम जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। तो इसको हम के सी लिख सकते हैं। अगर इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, आज देखो यहाँ पर ई सेल जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच चुका है, जब ये सेल इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच चुका, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहा था, 0। हमें वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखाएगा, 0। तो ये तो हमारे पास हो गया 0, ठीक है। ई नोट सेल, तो इसको हम 0 हो गया, तो ई नोट सेल हम क्या लिख सकते हैं, 0.059 अपॉन 2 log के सी, ठीक है। अब जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो बात आती है, इसकी इस सेल की जो वैल्यू होती है, हम कॉपर का स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, जो कॉपर की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी वैल्यू लेंगे, और जिंक की हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड मीन्स जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 एटम हो, तब इसका पोटेंशियल क्या होगा, कॉपर होगा, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो इसका जो होता है वो होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इनका वो होता है 1.1। इसका लेंगे दोनों को माइनस करके हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है 1.1, और 0.059 अपॉन 2 log के सी। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बचा, सबकी वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, समथिंग आती है 337.288 की समथिंग आती है, जब इसका हम लॉग हटाएंगे तब, ठीक है। आई थिंक लॉग, हाँ लॉग के साथ, तो ये हमारे पास की वैल्यू निकल गई। तो हम किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा है यार। उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेब्लिश होगा, दैट मीन्स जो उसका जो ई सेल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो उसका पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल सॉरी, वो तो हो जाएगा 0। ये हमें पता होगा एक्चुअली, क्योंकि ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हर हाफ सेल की हमारे पास एक टेबल भी आपकी बुक में एक टेबल की है, तो उसमें क्या करना है, कोई भी हमें कुछ भी अगर हमें दे रहा, मान लो यहाँ पे कॉपर होता और यहाँ पे सिल्वर होता, तो कुछ नहीं, तो सेल पोटेंशियल वो तो 0 हो जाता, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उस टेबल में हमें देखना है। सिल्वर की वैल्यू देखनी है, ठीक है, राइट साइड इसकी वैल्यू दे रखी होगी, माइनस कॉपर की वैल्यू देखनी है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.0592। तो हम किसी भी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो अभी तक इसके अंदर हमने क्या सीखा, हमें पास एक इक्वेशन आती है, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे हम किसी भी का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोमोटिव, मतलब एक ही बात है, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरी हेल्प इससे हमें ये मिलती है कि इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। दोनों ही बहुत सिंपल है एक्चुअली, ठीक है। एक फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, इसमें बस मैथमेटिकल और कुछ भी नहीं करना। इसमें जो तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, वो आती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये हमें बताती है कि जो रिएक्शन है, जो हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। ये हमें बताती है एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, ये इसका फॉर्मूला होता है
चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, ये हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी होती है। अगर सिंपल से इसको समझने की ट्राई करें, एक्चुअली हमारी 11th क्लास में भी आ चुका है, फिर भी अगर हमें करके देखें, जैसे हमारे पास कप है, ठीक है, चाय का कप है, इसमें चाय है, चलो पढ़ा रहा था, ये चाय है, इसमें चाय है, तो इससे क्या स्टीम निकल रही है, ठीक है, ये गर्म है, इससे स्टीम निकलेगी, मतलब हॉट है, तो क्या होगा, ये इधर बाहर निकलेगी और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिस्पर्स होगी, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है। अब इसमें बताओ ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंपल सी बात है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, ठीक है, कि ये हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है। कोल्ड से हॉट की तरफ जाती तो ये कुछ हमें एक्सटर्नल कुछ करना पड़ता, ठीक है, ये अपने आप तो होती नहीं, कोल्ड से हॉट, तो हॉट से कोल्ड हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखो तो जो एंथैल्पी क्या होती है, हीट लेना, हीट देना, हीट का रिलीज होना और हीट का इसके, अब यहाँ पर देखो जो चाय है, इससे जो हीट निकल रही है, तो इससे हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इससे हीट निकल रही है, मतलब इसकी एंथैल्पी जो है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या है, और चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डर, ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। तो जो ये बाहर निकल रही है, तो जैसे ये इसकी जो एनर्जी है, एक्चुअली एनर्जी जब फैलती है एक मीडियम में हो, एक वैक्यूम में हो, तो हमें पता है कि वहाँ पे जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शन में है, ठीक है। जब एनर्जी एक वैक्यूम, एक पाइप के अंदर है, तो हमें पता है इसकी एनर्जी इस पाइप के थ्रू जा रही है। लेकिन जब ओपन एटमॉस्फेयर हो, ओपन एटमॉस्फेयर हो, तो एनर्जी क्या करेगी, तो एनर्जी फैलेगी। और जब डिसऑर्डर होता है किसी चीज़ का, मिसमैनेजमेंट होता है, तो उसको क्या होता है, एंट्रोपी, कि उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। जितनी कोई चीज़ स्टेबल होगी, जितनी ऑर्डर होगी, अरेंजमेंट से होगी, तो वो उसकी एंट्रोपी उतनी कम है। और जितनी वो फैली हुई होगी कोई चीज़, ठीक है, जैसे अपना रूम है, साफ़ सफाई कर रखी है, तो इसकी एंट्रोपी क्या कम, मतलब साफ़ सुथरा है। अगर इसको मेसी कर दें, हम इधर उधर चीज़ों को फैला दें, तो क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ गई, तो हाई ऑर्डर में एंट्रोपी चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक, और जो एंट्रोपी है वो भी हाई जा रही है, क्योंकि ये कोई एक पाइप में नहीं जा रही, ये फैल रही है, एटमॉस्फेयर में फैल रही है जो ये हीट है, तो एंट्रोपी भी इसकी बढ़ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी। इससे हमें ये पता चलता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, या इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हॉट से कोल्ड में जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास होती है गिव्स फ्री एनर्जी। अब गिव्स फ्री एनर्जी का रोल हमारे पास जो नॉन्स इक्वेशन है इसमें कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास उसके अंदर यह होता है, एक्चुअली इसका जो हम मानेंगे तो इसको हम ऐसे होते हैं, -n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फैराडे कांस्टेंट एंड ई सेल, ठीक है। हमें केवल इससे ये पता लगाना है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसके लिए हमारे पास NFE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हो रहे, फैराडे कांस्टेंट एंड ई सेल। और अगर इसी को हम स्टैंडर्ड में ले ले, तो अगर इसी को हम स्टैंडर्ड में ले लें तो हमारे पास E0 सेल। तो दोनों टाइप से हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मान लो वही हमारे पास कॉपर वाला था, ठीक है, जो कॉपर और जिंक वाले जो हमारे पास सेल है, उसको अगर हम देखें, उसकी जो उसमें पता लगाएं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है और ई सेल की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ठीक है। दोनों सबको पुट करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी। अब जब वो वैल्यू अगर लेस देन 0 है, अगर वो वैल्यू नेगेटिव में है, तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन अपने आप ही होगी। अगर वो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। और अगर ये 0 के इक्वल है, और अगर उसकी वैल्यू जो डेल जी की जो वैल्यू है अगर वो 0 आ जाती है, इसका मतलब वो इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में है, ठीक है। तो इससे हमें ये हेल्प मिलती है,
कि हमें ये पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन अपने आप ही होगी या हमें कुछ करना पड़ेगा या एक्सटर्नल कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इससे हमें ये हेल्प मिलती है एक्चुअली, ठीक है। इसे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इसका पता चलता है, ठीक है। अगर इसको हम देखें आगे फर्दर ऐसे कर सकते हैं, इसमें हम सिंपल ऐसे भी ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें आर टी की वैल्यू दे रखी हो तब हमें अगर गिब्स फ्री एनर्जी पूछ ले तो हम ऐसे इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे आर की वैल्यू पता है, टी पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू भी दे रखी है तब भी निकाल लेंगे, और अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल की वैल्यू दें तब भी हम निकाल लेंगे, और उससे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो। जैसे अगर मान लो, अगर इसी मान लो तो सेम ही है, ठीक है। इसमें बस इलेक्ट्रोड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। इसके थ्रू हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या आता है कि इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इससे हम तो एनहांस जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे सेल पोटेंशियल का पता चलता है, इसके थ्रू हमें कॉन्सेंट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं, और इसके थ्रू हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका पता चलता है, और गिब्स फ्री एनर्जी में हमें पास वो भी पता चलती है कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आई थिंक काफ़ी इस चीज़ की मैथमेटिकल इक्वेशन है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है एनहांस्ड इक्वेशन, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।